जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं प्री बीएड प्री डीएलएड एग्जाम के लिए और साथ ही साथ बीएससी बीएड और बीए बीएड के लिए भी ये वीडियो काम आने वाला है। तो हमारा आज का क्लास है दोस्तों क्लास नंबर 17, जिसमें हम सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर इसमें देखने वाले हैं। लगभग 20 से क्वेश्चन इसमें हम एमसीक्यू के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 20 तक के क्वेश्चन को कवर कर लिया था। हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन। प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ का भारत आगमन कब हुआ था? तो ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ का भारत आगमन जो है 21 जनवरी 1961 को, 21 फरवरी 1961 को, 21 जनवरी 1965 को या फिर 21 फरवरी 1965 को। तो इसका दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, बहुत सारे कैंडिडेट ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है दोस्तों। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा 21 जनवरी 1961 को पहली बार जो है ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ जो है भारत आई हुई थी। और इस समय रीज़न भी क्या था दोस्तों? उस 1961 की घटना में जो है गोवा जो है पूरी तरीके से आज़ाद भी हुआ था। ठीक है, क्योंकि उस समय पुर्तगालियों का जो है उसमें आधिपत्य था भारत आज़ाद होने के बाद भी। तो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से विदेशी थे जिन्होंने पहली बार मतलब आए और अंतिम बार गए। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं उन पर सबसे आधिपत्य जो है पुर्तगालियों का रहा है और अंतिम में जब सब भारत आज़ाद होने के बाद भी सब विदेश के जो छोड़े हैं वो लास्ट में गोवा से ही छोड़ा गया है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न भी वही है, गोवा भारतीय क्षेत्र में कब शामिल हुआ? तो भाई देश आज़ाद होने के बाद भी गोवा जो है पूरी तरीके से भारत में शामिल नहीं था। तो कब शामिल हुआ है? 18 दिसंबर 1961 को, 19 दिसंबर 1961 को, 20 दिसंबर 1961 को या फिर 21 दिसंबर 1961 को। तो गोवा जो है पूरी तरीके से 19 दिसंबर 1961 को जो है भारत में शामिल हुआ। उससे पहले ये गोवा के जो है पुर्तगालियों के ही अधीन रहा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत चीन के पूर्वोत्तर सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा दोस्तों, भारत और चीन के बीच बनने वाला जो रेखा है उसे क्या कहते हैं? आर्थर हेनरी, कर्जन, मैकमोहन या फिर लिटन। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, भारत और चीन के बीच जो बनने वाला रेखा है किसके लिए दोस्तों? पूर्वोत्तर सीमा के लिए। तो उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों मैकमोहन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों अगर हम लोग देखें भारत और पाकिस्तान के बीच, तो उसमें है रेड क्लिफ देखने को मिलता है। उसी तरीके से भारत और श्रीलंका के बीच देखें तो उसमें देखने को मिलता है हमको पाकजल डमरू। ठीक है, उसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भूदान नेता विनोबा भावे ने आंदोलन का सूत्रपात कहाँ से किया? प्रश्न पूछता है दोस्तों कि भूदान नेता किस नाम से किस नेता को जाने जाते हैं? तो ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा विनोबा भावे, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके आंदोलन के सूत्रपात कहाँ से हुआ? मतलब जो भूदान का जो सूत्रपात हुआ कहाँ से हुआ? महाराष्ट्र से, मुंबई से, बिहार से या फिर आंध्र प्रदेश से? तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर द इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संबंध में शुरुआती सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित हुआ था? बांडुंग, बेलग्रेड, कोलंबो या फिर कनाडा? तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बांडुंग जो है, इसके लिए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पास गुट निरपेक्ष के लिए सर्वप्रथम सम्मेलन जो है शुरुआत किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम आम चुनाव के दौरान जवाहरलाल नेहरू किस रूप में भूमिका निभाई थी? तो लोकतंत्र के शिक्षक के रूप में, जन समुदाय के संगठन के रूप में, स्वतंत्रता एवं आर्थिक विकास के संदेशवाहक के रूप में या फिर मतदाताओं के संगठन के रूप में? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? लोकतंत्र के शिक्षक के रूप में उन्होंने जो है भूमिका निभाया हुआ था। तो ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वाधीनता के बाद भारत को किस सर्वाधिक कठिन संकट का सामना करना पड़ा था? तो कौन सा कठिन संकट का जो है सामना करना पड़ा था? शरणार्थियों का पुनर्वास, भूमि सुधार, श्रमिक अशांति या फिर खाद्यान्न संकट? तो जो है स्वाधीनता के बाद जो है पूरी तरीके से भारत को जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा वो था दोस्तों खाद्य संकट का। बहुत बार जो है अकाल पड़ा, जिस समय जो है खाने के लिए भी यहाँ के निवासी जो है पूरी तरीके से तरस गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1947-1948 में आयोजित एशियाई सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो एशियाई सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? एशिया के पूर्व उपनिवेश देशों की एकता,
उपनिवेशवाद से मुक्त होने के प्रयासों को प्रोत्साहन, एशियाई एकजुटता को बढ़ावा देना, या फिर उपरोक्त आ और बा दोनों। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त आ और बा दोनों इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें एशिया के पूर्व उपनिवेश जो देश हैं उसको एकता को बनाए रखना है, साथ ही साथ उपनिवेशवाद से मुक्त होने का प्रयास के लिए प्रोत्साहन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के बीच अप्रैल 1948 में एक समझौता हुआ था, उसके क्या प्रावधान थे? क्या देख लेते हैं ऑप्शन। अल्पसंख्यकों की संरक्षण हेतु देश मतलब दोनों देश होंगे। उसी तरीके से विस्थापितों जो संपत्तियां हैं उसके हस्तांतरण की जिम्मेदारी संबंधित सरकार की होगी। दोस्तों यहाँ पास क्या होगा, देखिए जैसे एक तरफ आपका पाकिस्तान हो गया, बीच में बंटवारा हो, एक तरफ क्या हो गया इंडिया, तो कुछ लोग इधर भी थे और कुछ लोग इधर भी थे, कुछ की संपत्तियाँ इधर भी इंडिया में भी थी, इंडिया वालों की कुछ संपत्ति पाकिस्तान में भी थी, तो कहीं ना कहीं उनकी संपत्तियों का जो है हस्तांतरण एवं जिम्मेदारी की संबंध उसमें इस समझौते में किया गया था। उसी तरीके से विस्थापित द्वारा खाली की गई परिसंपत्तियों की रक्षा दोनों देश करेंगे। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन दिया गया है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, अल्पसंख्यकों के संरक्षण एवं हेतु जो है दोनों देश जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये समझौता हुआ था किसके बीच, भारत पाकिस्तान के बीच, और कब हुआ था, 1948 में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेहरू के अनुसार लोकतंत्र का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो व्यक्तित्व स्वतंत्रता, आर्थिक एवं सामाजिक समानता, जनता की सार्वभौमिकता, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेहरू जी के अनुसार जो है व्यक्तित्व स्वतंत्रता, आर्थिक एवं सामाजिक समानता, जनता की सार्वभौमिकता, ये सभी चीज़ें मुख्य बातें होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1957 की त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी जितना स्टार लगाना चाहे लगा ले, प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और साथ ही साथ इसके समिति का क्रम भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों पंचायती राज का सिफारिश करने वाला व्यक्ति कौन था? अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, एस.के. पाटिल, या फिर जे.बी. कृपलानी। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति ने जो है सर्वप्रथम 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज के लिए सिफारिश किया था। ठीक है, तो पहले त्रिस्तरीय आया दोस्तों, उसके बाद द्विस्तरीय आया, फिर उसके बाद द्विस्तरीय को हटा करके फिर से त्रिस्तरीय को लाया गया, और वही त्रिस्तरीय आज भी वर्तमान में चल रहा है। त्रिस्तरीय दोस्तों नगर के रूप में आपको देखने को मिलेगा, आपका नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, और ग्राम स्तर में आपको देखने को मिलेगा ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा ने वर्तमान संविधान जो है भारतीय संविधान में कब अंगीकृत कराया था? मतलब भारतीय जो संविधान सभा पूरी तरीके से अंगीकृत कब हुआ? 15 अगस्त 1946 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, या फिर 26 जनवरी 1950 को। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1949 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष सबसे पहले राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई थी? तो आपको पता होगा कि बीच में अब अकाल पड़ा हुआ था, उस वजह से राष्ट्रीय आपात की घोषणा सबसे पहले की गई थी। कब की गई थी? 1947 में, 1951 में, 1962 में, या फिर 1964 में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 1962 में जो है पूरी तरीके से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। योजना आयोग की स्थिति क्या है? तो योजना आयोग की स्थिति क्या है? एक सरकारी विभाग है, स्वायत्त निगम है, वित्तीय निकाय है, या फिर सलाहकारी निकाय है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये है एक सलाहकारी निकाय है, जो सरकार द्वारा बनाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लिए सलाह एवं मशवरा के लिए बनाया गया है। ठीक है, चलिए, और योजना आयोग जो है पहले नीति आयोग था, उसको नाम परिवर्तित करके योजना आयोग कर दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का किस नाम से जाना जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, या फिर बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम उससे पहले था, अब बाद में उसका नाम परिवर्तित करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो दोस्तों ये थी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। योजना एवं विकास के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई है दोस्तों? 1950 में, 1951 में, 1952 में, या फिर 1953 में। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1952 में जो है
योजना एवं विकास की राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1977 से 25 जुलाई की तिथि को महत्वपूर्ण क्या थी, ठीक है, कि इस तिथि को प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में जो है संबोधित किए थे। इस तिथि को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में संबोधित किए थे। इस तिथि को राष्ट्रपति पद की शपथ आपने ली थी। इस तिथि को संसद के दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठे हुए थे। मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसा तिथि हमको बताना है कि इसमें जो है घटित हुआ था, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो है दोस्तों पूरी तरीके से कि राष्ट्रपति जो है उस दिन जो है पूरी तरीके से शपथ लिया था 1977 में। तो सन 1977 में कौन थे राष्ट्रपति, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो पूरे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नाम आपको पूरा डिटेल में याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है 1 नवंबर सन 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग कितने राज्यों की सहमति दी थी। तो आपको पता है कि स्टार्टिंग में जो है पूरी तरीके से पूरे देश को अलग अलग बांट करके राज्यों में विभक्त करना था। तो उसमें जो है बंटवारा हुआ था 1956 में। तो बहुत सारे जो प्रांत है उसको विभाजित करके अलग अलग बनाया गया। तो उसमें से कितने राज्य को सहमति मिली थी 1 नवंबर सन 1956 के लिए? तो 10 को, 11 को, 13 को या फिर 14 राज्यों को। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? 14 राज्यों को जो है पूरी तरीके से पुनर्गठन आयोग के तहत जो है राज्यों की सहमति मिली थी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने मयूर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया था? 1960 में, 1961 में, 1950 में या फिर 1947 में? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 1961 में जो है मयूर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है ना, राष्ट्रीय खेल क्या है, राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, तो इन सबको आपको पता होना चाहिए। सामान्य सी बात है, आपको ज़रूर पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। योजना आयोग वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया है तो बताने की जरूरत तो नहीं है। नीति आयोग के नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 27 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है। इसका कमेंट करके नीचे आंसर में ज़रूर बताइएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री, इंपॉर्टेंट है। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। और बिल्कुल दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अन्य वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके अब देखिए अन्य जो सब्जेक्ट हैं प्लेलिस्ट में बना हुआ है, देखिए उसको। ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी है, प्रैक्टिस सेट भी है, ठीक है। और जो चीज़ समझ नहीं आता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिए। अन्य जो सब्जेक्ट हैं अगर उसमें का भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं पड़ रहा तो क्वेश्चन को भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। और इसका PDF आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में जोड़ करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।